हर हर महादेव। जय शिवाजी, जय भवानी, वंदे मातरम। मेरे प्यारे हिंदू भाई और बहनों, मैं केदार केसकर और आप देख रहे हैं सेंटर स्पॉट। दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या हिंदू सनातन धर्म का, क्या सनातन हिंदू लोगों का भारत से समूल सर्वनाश होने वाला है? क्या ऐसा होने वाला है? ये आज के हमारे इस वीडियो का विषय है। बहुत ही चिंताजनक विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अपने मित्र परिवार, अपने रिश्तेदार, सभी को ये वीडियो जरूर 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 भेजिएगा। और दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे सेंटर स्पॉट को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो आर्थिक सहयोग भी अवश्य कीजिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मुझे आपसे कहनी है। मैं स्वयं एक महाराष्ट्र का व्यक्ति हूं। महाराष्ट्र में रहता हूं। मेरी मातृभाषा मराठी है, जिसकी वजह से मेरी हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी ये विषय जो है, आज का विषय जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई बहनों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं हिंदी में ये विषय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो कृपया ये वीडियो करते हुए, मेरी बात कहते हुए, आपके सामने रखते हुए, अगर मुझसे कोई भूल हो, भाषिक भूल हो, तो कृपया आप मेरा अनुरोध है कि आप मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। कंटेंट में जरूर मुझसे गलती नहीं होगी, किंतु हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मुझसे कुछ गलतियां हो सकती है, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। तो मैं सीधा मुद्दे पर अभी आता हूं। एक दो दिन पहले ही तमिलनाडु के डीएमके के नेता, और उतना ही नहीं, लोग जिनको मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र, ऐसी छवि जो सामने रख रहे हैं सारे मीडिया के लोग, लेकिन एक छवि वे दिखा नहीं रहे। वो है कि तमिलनाडु के सरकार में जो मंत्री हैं, वो कोई सामान्य नेता नहीं है, वो कोई सामान्य एमएलए नहीं है डीएमके के, वे हैं कैबिनेट मंत्री। उनका नाम है उदयनिधि। वे उदयनिधि ने एक वक्तव्य किया सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध, और वह वक्तव्य उन्होंने कहां किया, वो जगह भी इंपॉर्टेंट है। मित्रों, एक सभा हुई चेन्नई में 2 सितंबर को। उस सभा का नाम था सनातन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस। नाम भी कितना रोचक है, कितना इंटरेस्टिंग है। सनातन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस, यानी हिंदू सनातन धर्म और हिंदू सनातन लोग, इन सभी का समूल विच्छेद, समूल सर्वनाश करना। और यह कैसे किया जाए, इसके ऊपर जहां बहस होने वाली है, ऐसी एक सभा उन्होंने आयोजित की थी। तो यह सभा किन संस्थाओं ने और आयोजित की थी, कैसे आयोजित की थी, उनमें कौन कौन शामिल होने वाले थे, ये सभी आपको मैं बताने वाला हूं। उस सभा में एक भाषण रखा हुआ था। किसका? इस उदयनिधि का। और उदयनिधि ने उसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक वक्तव्य कहा कि मैं और हम सबने सनातन हिंदू धर्म और सनातन हिंदू लोगों का सर्वनाश करना है।
और उसने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। वो यहीं पे नहीं रुका, उसने क्या कहा, उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोविड से कर दी। कितनी क्रिएटिविटी है इस बंदे में। डेंगू, मलेरिया और कोविड से इसने सनातन की कंपैरिजन कर ली। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि हम केवल डेंगू, मलेरिया और कोविड जैसे जो डिसीजेस होते हैं उनका केवल हम विरोध नहीं करते। जब ऐसे डिसीजेस हमको होते हैं तो हम उनको इरेडिकेट करते हैं, मतलब हम उनका सर्वनाश करते हैं। तो उसी प्रकार से सनातन एक डिसीज है, वो डेंगू, मलेरिया और कोविड जैसा एक भयंकर डिसीज है और उसका सर्वनाश ही करना चाहिए, केवल विरोध नहीं करना है। ऐसा वक्तव्य इस उदयनिधि नाम के व्यक्ति ने, तमिलनाडु सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भरे पब्लिक प्लेटफॉर्म में किया। तो मित्रों, क्या है कि ये उदयनिधि कौन है? एथिज्म का जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, सुडो सेक्युलरिज्म का जिसको अल्जाइमर हुआ है, तुष्टीकरण का कैंसर जिसको हुआ है, और अलगाववाद का ट्यूमर जिसको हुआ है, विद्रोह की राजनीति का एड्स जिसको हुआ है, HIV, और मार्क्सवाद का रेबीज जिसको हुआ है, हिंदू सनातन के खिलाफ का जॉन्डिस जिसे हुआ है, और केवल पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी बरगलाने की जिसे आदत हो चुकी है, और ऐसा नहीं किया तो जिसे प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार का जिसे जुलाब है, वो आदमी, ऐसा रोगी, इतने सारे डिसीजेस जिसको हुए हैं, ऐसा रोगी मतलब उदयनिधि, ये आप मान के चलिए। दोस्तों, ये घटना जब हुई 2 सितंबर को हुई, और उसके बाद 3 और 4 सितंबर से लगातार बहुत सारे वीडियोज सामने आने लगे। कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और जल्दी से जल्दी उनकी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन मैं ये वीडियो बहुत सावधानी से, बहुत समय लेके, कोई जल्दबाजी ना करते हुए आज ये वीडियो सामने ला रहा हूं। उसकी वजह यह है कि यह समय मैंने इस पूरे चैप्टर का स्टडी करने के लिए बिताया, रिसर्च किया। केवल अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है मुझे इस वीडियो में, इस चैप्टर के तह तक मुझे जाना है कि यह सारा मामला है क्या। मित्रों, ये उदयनिधि जो है, ये DMK नेता है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो स्टालिन है, उसका ये पुत्र है। उतना ही नहीं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर करुणानिधि तमिलनाडु के, उनका ये पोता है। घरानाशाही जिसे बोलते हैं ना हम, नेपोटिज्म, ये नेपोटिज्म का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये उदयनिधि। दोस्तों, इसी नेपोटिज्म के बलबूते पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इसने एकदम झटपट अपने हाथ पैर पसार दिए। कम से कम समय में इसने तमिलनाडु इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के में मोनोपोली हासिल कर ली। शुरुआत ही इसने क्या की, वो प्रोड्यूसर के और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इस खेल में उतर गया तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। रेड जायंट मूवीज नाम की एक कंपनी उसने निकाली। इस रेड जायंट मूवीज का यही सर्वे सर्वा है। ये जो कंपनी है वो क्या करती है, वो तमिल इंडस्ट्री में फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है।
और आगे चलकर उसने केवल और केवल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने ही प्रोडक्शन में बनी हुई फिल्मों में बतौर एक्टर काम करना शुरू किया। मतलब प्रोड्यूसर भी उदयनिधि, डिस्ट्रीब्यूटर भी उदयनिधि और हीरो भी उदयनिधि, ऑल इन वन। उस पे कई सारे लोग आरोप भी करते हैं कि ये नेपोटिज्म के बलबूते पर मोनोपोली कर रहा है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, और इन आरोपों में तथ्य भी है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हाथ मारने के बाद उसको पॉलिटिक्स में जाने का चस्का लगा। उसे सपने आने लगे कि हमने अभी पॉलिटिक्स में भी हाथ मारना है, और ऐसे सपने वो क्यों न देखे। उसका दादा तो करुणानिधि, फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु, उसका बाप स्टालिन, वो भी तो करंट सीएम ऑफ तमिलनाडु। तो नेचुरली अब तो ये पोता है, इसकी तो ये जिम्मेदारी है, घरानाशाही है, तो जो पॉलिटिकल लेगेसी है घराने की वो तो चालू रखनी है। तो इसलिए ये हमारे उदयनिधि साहब वो झटके से फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स में आ गए। ओके, तो 2021 में उदयनिधि साहब पॉलिटिक्स में एंट्री कर बैठे। उतना ही नहीं, 2021 में वो एमएलए बन भी गए तमिलनाडु में। और देखिए स्पीड कितनी जबरदस्त है साहब की। बतौर एमएलए 1 साल भी नहीं हुआ, विद इन 1 ईयर उनको कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिल गया। कौन सा मंत्रालय मिला? युवा कल्याण और क्रीड़ा मंत्रालय, यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। कैबिनेट मंत्री बन गए साहब। हाँ, छोटा मोटा मामला नहीं है, डायरेक्ट रॉकेट की तरह ऊपर। तो क्या है कि करुणानिधि से लेकर उदयनिधि तक ये इनका जो सारा खानदान है वो पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलने वाला खानदान है। आपको पता ही होगा कि तमिल पॉलिटिक्स में रामस्वामी नायकर, ये जो सो कॉल्ड विद्वान थे ब्रिटिश राज के दौरान, उनका जो द्रविड़ पॉलिटिक्स के ऊपर का जो सिद्धांत था, द्रविड़ अलगाववाद को जिन्होंने हथियार की तरह जो आइडिया तमिल लोगों के अंदर ऐसे वायरस की तरह स्प्रेड कर दी, उस अलगाववाद, तमिल अलगाववाद को फ्यूज करने का काम किसके साथ? लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के साथ फ्यूज करने का काम इस करुणानिधि से स्टार्ट हुआ। करुणानिधि ने लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और ये रामस्वामी नायकर का द्रविडिज्म, इसका कॉम्बिनेशन करके सत्ता हथिया ली तमिलनाडु में। कई बार चीफ मिनिस्टर बन गया। और उसने उतना ही नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं किया, उसने विचारों की भी लड़ाई की। हार्डकोर लेफ्टिस्ट था वो। और वो कितना लेफ्टिस्ट था, उसने अपने बच्चे का नाम, अपने पुत्र का नाम क्या रखा? भारतीय पद्धति का नाम नहीं रखा, उसने नाम रखा स्टालिन। ये स्टालिन कौन? आपको पता ही होगा, सोवियत रशिया का एक खूंखार हुकुमशाह। और उस स्टालिन को याद करते हुए अपने बच्चे का नाम स्टालिन रख दिया। कई दफा क्या होता है, नाम रखा जाता है एकदम 30 मार खान जैसा नाम, लेकिन काम तो एकदम फालतू करता है कोई बंदा।
लेकिन इस केस में तो उल्टा हुआ, यानी नाम स्टालिन था तो स्टालिन के मार्ग पे चलते हुए ये जो करुणानिधि का जो बेटा था, मतलब जो आज का तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है, उसने भी अपना ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट आइडिया छोड़ी नहीं है। और वो रशिया वाला जो स्टालिन था उसके जैसा, उसके जितना खूंखार नहीं होगा, लेकिन जिस लेवल में वो तमिलनाडु में उसने हिंदू और सनातनियों का जीना त्राहिमाम कर दिया है, राष्ट्रवादी भारतीय लोगों का जीना एकदम दुश्वार कर दिया है, और तमिलनाडु में लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लोगों के लिए जो उसने रेड कारपेट बिछा दिया है, उसको देखते हुए तो ये जरूर कहना चाहिए कि हाँ, वो तो अपना स्टालिन नाम सिद्ध कर रहा है। और इस उदयनिधि का तो क्या कहने, उसने जो कंपनी स्थापित की थी, मैंने पहले ही बता दिया आपको, रेड जायंट फिल्म्स। अब ये रेड जायंट, ये जो शब्द है, ये तो स्पेस साइंस में कई दफा यूज किया जाता है। तारे, कुछ प्रकार के तारे होते हैं जिनको रेड जायंट कहा जाता है, लेकिन हमको ये समझ में लेना चाहिए कि जब उदयनिधि जैसा व्यक्ति अपनी कंपनी का नाम रेड जायंट स्टार रखता है तो उसके क्या क्या मतितार्थ हो सकते हैं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब ये रेड जायंट स्टार नाम उसने दिया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो खुद को दिखा रहा है, लोगों को एक मैसेज दे रहा है कि वो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाला पर्सन है। तो 2 सितंबर को चेन्नई में सनातन एबॉलिशन कॉन्क्लेव नाम की एक सभा हुई, और इस सभा का जो केंद्र बिंदु था वो यही था कि सनातन हिंदू धर्म पे बंदी कैसे लगाई जाए, या फिर सनातन हिंदू धर्म का विनाश कैसे किया जाए। यही उसका टाइटल है, सनातन एबॉलिशन कॉन्क्लेव। तो मित्रों, यह सभा हुई किधर? तमिलनाडु के कैपिटल में, चेन्नई। और प्रश्न यही उठता है, मतलब उदयनिधि का जो वक्तव्य है वो तो बाद में, लेकिन पहला मुद्दा यह होता है कि तमिलनाडु राज्य सरकार, डीएमके की सरकार, उसने ये ऐसा एक खतरनाक टाइटल जिस सभा का है, उस सभा को परमिशन कैसे दी अनुमति? राज्य सरकार क्या कर रही थी? डीएमके सरकार क्या सो रही थी? और अगर डीएमके सरकार इस सनातन एबॉलिशन कॉन्क्लेव को परमिशन देती है तो इसका मतलब यही है कि डीएमके सरकार चाहती है कि सनातन का एबॉलिशन होना चाहिए। और ये डीएमके की सरकार केवल और केवल परमिशन देकर रुकी नहीं, उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन भी किया, अपना सहभाग भी दर्ज किया डीएमके ने। वो कैसे? डीएमके ने उस सभा में अपने डीएमके के 2 नेताओं को भी भाषण देने के लिए शामिल कर दिया। कौन 2? उन 2 में से एक था अपना ये उदयनिधि, और बाकी के जो स्पीकर्स थे वो सारे किसी ना किसी लेफ्टिस्ट पार्टी, किसी ना किसी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। ये जो इवेंट था सनातन एबॉलिशन कॉन्क्लेव, ये किसकी उपज थी? कौन थे ऑर्गेनाइजर? आयोजक कौन थे? तो मित्रों, मुझे रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि एक संगठन है, उसका नाम है तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन। दोस्तों, ये तो तमिलनाडु वाली एक ब्रांच है। ऐसे भारत में अन्य सारे राज्यों में राइटर्स यानी लेखक और आर्टिस्ट यानी कलाकार
तो लेखक और कलाकारों का जमावड़ा पूरे देश के लेवल पे है, और ये केवल नॉर्मल राइटर्स और एक्टर्स नहीं, बल्कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड एक्टर्स। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, प्रोग्रेसिव, प्रागतिक विचार वाले। प्रागतिक विचार वाले यानी खुद को प्रागतिक कहने वाले, लेकिन जो भी कुछ ट्रेडिशनल है उसको पुरातन कह के नकारने वाले। ऐसे लोग, उनके जमावड़े का नाम हमारे राष्ट्रीय लेवल पे है प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन, और उसकी ब्रांच तमिलनाडु में जो है उसका नाम है तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन। उस संगठन ने इस सनातन एबॉलिशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। ये जो तमिलनाडु वाली जो संगठन है उसका अध्यक्ष है एस वेंकटेशन। उसका नाम है एस वेंकटेशन। वो खुद भी एक राइटर है, लेकिन वो राइटर है एक लेफ्टिस्ट विचारों वाला राइटर है, और केवल राइटर यही उसकी ख्याति नहीं है। उसकी और भी एक पहचान है, और वो पहचान यह है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का सदस्य है, उसका नेता है वो। CPIM जो कहते हैं ना हम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उस पार्टी का वो नेता है, और सामान्य नेता नहीं, वो तो लोकसभा सदस्य है। CPIM से निर्वाचित हुआ वो लोकसभा सदस्य है करंटली, अभी। और इतना ही नहीं, वो खुद को प्रोग्रेसिव राइटर कहलाता है। मित्रों, अभी इस सारे बैकग्राउंड पर यह देखना आवश्यक होगा कि इस सब में फॉरेन फंड और विदेशी ताकतों की क्या भूमिका रही है। क्या फॉरेन फंड इसमें शामिल था? क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें थीं इस सब के पीछे? क्योंकि मित्रों, अभी सारे देशभक्त लोगों को आस लगी है G20 के सम्मेलन के सफलता की। तो मित्रों, ये जो G20 का सम्मेलन अब आने वाला है, उसके चलते भारत देश के अपने किसी न किसी कोने में कोई ना कोई बहाना निकालकर कुछ ना कुछ उग्र प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, कुछ दंगे फसाद हो, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी हो, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का कोई ना कोई समस्या पैदा हो। ऐसी एक टूल किट वाली सोच हमारे देश में कुछ लोगों के दिमाग में है, और यह सोच केवल और केवल हमारे देश के कुछ लोगों के दिमाग में नहीं है, बल्कि कुछ विदेशी ताकतों का भी यही सोच है। उनका विचार यह है कि इस प्रकार से जब कोई समस्या वो क्रिएट कर देंगे भारत में, तो क्या होगा कि G20 सम्मेलन चलते हुए उसी दौरान जब विश्व भर की मीडिया भारत में आएगी, तो उनके सामने हमारे देश की, भारत की थू थू हो जाएगी, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो जाएगा, निंदा होगी, और भारत सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की गंदी सोच, ऐसी नीच हरकतें, इस प्रकार की टूल किट वाली सोच किन किन ताकतों की होगी, आप कल्पना कीजिए। एक तो विदेशी ताकतों के बारे में हम बोले, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान के ISI संगठन, चाइना, और कई सारी कट्टर संगठनाएं, दहशतगर्द संगठनाएं, और भारत के अंतर्गत शहरी नक्सलवादी
संगठन तथा वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो लोग हैं और उन टुकड़े टुकड़े लोगों का समर्थन करने वाले जो भी कुछ पार्टियां होंगी या फिर संगठन होंगे, वो सारे। अब दोस्तों, इस सब में जो भी कुछ पैसों का लेन देन हुआ होगा, पैसों की अफरा तफर हुई होगी, तो ये पैसों की लेन देन कैसे हुई, उसमें कौन कौन शामिल थे, और इस टूल किट के लिए जो भी कुछ गैर व्यवहार हुए होंगे, उसका सारा पर्दाफाश तो हमारी जो ईडी, आईटी जैसी संगठनाएं हैं वो तो पर्दाफाश करके ही रहेंगी। वो तो सारा इन्वेस्टिगेशन खंगाल कर रहेंगे, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो हमको थोड़ा धीरज रखना होगा, एक एक करके सारे केसेस बाहर आएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही के दिनों में डीएमके के कई सारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं, और ये कार्रवाइयां इतनी तेज तर्रार किस्म की थी कि डीएमके लीडर्स के होशो हवास उड़ गए हैं, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। मित्रों, कुछ साल पहले अरुण जेटली जी प्राइवेट में कहा करते थे कि डीएमके का फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो ऑफिशियली डीएमके का फुल फॉर्म है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, डीएमके। लेकिन कैलाशवासी अरुण जी जेटली प्राइवेट में कहा करते थे डीएमके माने दाल में काला, दाल में काला। और वो किस बात को अंडरलाइन कर रहे थे? ऐसा कह के डीएमके द्वारा हो रहा करप्शन, उसे अंडरलाइन करते हुए वे कहा करते थे दाल में काला, यानी डीएमके। लेकिन मित्रों, ये जो कार्रवाइयां हुई हैं ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की, उससे ये जाहिर हो रहा है कि डीएमके में कुछ काला केवल नहीं है, पूरी दाल ही काली है डीएमके की। तो दोस्तों, अगर डीएमके में इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है डीएमके के सरकार द्वारा, तो अभी जो ये सनातन एबॉलिशन कॉन्क्लेव जो हुई, उसमें क्या क्या आर्थिक लेन देन हुई, वो भी जरूर सामने आएगा। उसके साथ ही दोस्तों, एक बात मुझे कहनी है कि ये जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, लेफ्टिस्ट माने कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ये जो सारे लोग होते हैं, उनको हर बार पैसों से लुभाया नहीं जा सकता। उन्हें पैसे मिले या ना मिले, उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, उनकी ब्रेन वॉशिंग इस लेवल की हुई होती है कि वो केवल और केवल अपने आइडियोलॉजी के लिए, केवल और केवल अपने विचारों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उनकी खासियत है, ये उनकी विशेषता है, और यह हमें जान लेना चाहिए। और उनकी उसी वैचारिक निष्ठा के चलते उन्हें कोई चीज मिले या ना मिले, उन्हें कोई पैसे दे या ना दे, वो अपना हिंदू विरोध, सनातन विरोध, भारत विरोध का जो काम है वो लगातार करते ही रहते हैं। यही उनकी खासियत है। ये जो सारे लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनकी यही विशेषता है। मित्रों, ये जो सनातन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें चर्चा के लिए जो भी एजेंडा सेट किया हुआ था, उस एजेंडा में कौन कौन से टॉपिक थे आपको मैं पढ़ के बताऊंगा एक एक करके। पहला उनका टॉपिक था डेडली हिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म। आप गौर से सुनिए,
डेडली हिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म। दूसरा उनका टॉपिक था सनातन एंड विमेन। ये तो मुद्दा इतना इंटरेस्टिंग है, सनातन और विमेन के ऊपर, मतलब महिलाओं के ऊपर, नारियों के ऊपर सनातन धर्म कितना इनजस्टिस करता है, कितना अत्याचार करता है, ये मुद्दा इनको कहना था। और ये कहने वाले कौन है? ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड एक्टर्स एसोसिएशन वाले जो लोग हैं, उनमें जो एक पिछला वाला जो अध्यक्ष था, फॉर्मर जो चेयरमैन था, उसका खुद भाई सेक्सुअल एक्यूजेशन में लिप्त था, सेक्सुअल स्कैंडल में लिप्त हुआ था। और ये लोग कहेंगे कि सनातन में नारी का कितना शोषण होता है। ओके, मतलब ये हिपोक्रेसी देखिए इन लोगों की। तीसरी बात, तमिल नॉर्म्स एंड सनातन, मतलब ये दिखा रहे हैं कि हमारी तमिल आइडेंटिटी कैसे अलग है सनातन से। ये इनकी पहले से, ये जो रामस्वामी नायकर है ना, उसके टाइम से ये लगातार वो कर रहे हैं कि हम तमिल हैं, हम अलग हैं, हम द्रविड़ हैं, हम अलग हैं, सनातन और हिंदू से हमारा कोई लेन देन नहीं। ऐसा ये अंडरलाइन करने की उनकी बार बार लगातार कोशिश चलती रहती है। चौथा एक उनका फेवरेट टॉपिक, कास्ट थियरी एंड कॉन्स्पिरेसी थियरी। ये तो उनका एक फेवरेट टॉपिक है कि हिंदू सनातन जो है वो कैसे एक नहीं है, उनमें कैसे कास्ट सिस्टम है, और ये जो कास्ट है उसमें जो अपर कास्ट वाले हैं वो कैसे लोअर कास्ट वालों के ऊपर अत्याचार करते थे और करते हैं अभी भी किसी ना किसी रूप में। मतलब इसमें वास्तविकता कुछ हो या ना हो, ये तो उनकी कैसेट लगातार चला रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रकार से जो इनइक्वालिटी, अत्याचार, शोषण, ये केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म में ही होते हैं इनके हिसाब से। बाकी और किसी भी रिलीजन में इस प्रकार से कोई शोषण होता ही नहीं, सब कुछ आइडियल है। इंटरेस्टिंग है। और एक ये तो लोग ऐसे हैं, वो किसी भी एक बात को छोड़ नहीं रहे। उनका अगला मुद्दा है तमिल म्यूजिक और सनातन। म्यूजिक को तो छोड़ दो सालों, म्यूजिक में भी वो तमिल म्यूजिक कर रहे हैं, और सनातन को मतलब इन शॉर्ट हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसे हिंदुस्तानी क्लासिकल, मतलब नॉर्थ इंडियन कह के वो उसे सनातन ब्रांडिंग करके वो धुतकार रहे हैं। और कर्नाटक संगीत जिसको कहते हैं हम, उसे वो क्या कह रहे हैं? तमिल म्यूजिक, सदर्न द्रविड़ म्यूजिक अलगाव हुआ दिखा रहे हैं कि हमारा और सनातन का कोई संबंध नहीं। उनका छठा पॉइंट, सनातन इंपोजिशन एंड अपोजिशन इन मीडिया का पॉइंट अब आ गया। और एक है व्हाट इज द वे टू अपोज सनातन धर्म पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? स्पिरिचुअलिटी तो इतनी शांतता प्रिय, अपने आप की सेल्फ उन्नति करने के लिए स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन उसको भी अब वो छोड़ नहीं रहे, उसमें भी उनको कुछ ना कुछ खोट दिख रही है। व्हाट इज द वे टू अपोज सनातन धर्म पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। और उनका लास्ट पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग, वेपन टू डिस्ट्रॉय सनातन धर्म। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कौन सा शस्त्र आवश्यक है, कौन सा शस्त्र उपयुक्त है, कौन सा वेपन सबसे बेस्ट है जिसकी मदद से सनातन धर्म का डिस्ट्रक्शन कर दिया जा सकता है। कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकाले हैं यार तुमने, क्या एजेंडा है इंटरेस्टिंग। दोस्तों, इस सारे कॉन्फ्रेंस में जो अभी हमने एजेंडा जो देखा, उसके ऊपर अब हम जब नजर डालते हैं तब आपको एहसास होगा कि ये उदयनिधि तो एक लल्लू पतलू सा एक पॉइंट है।
कई सारे स्पीकर्स में से एक स्पीकर और उसका एक वक्तव्य, और वो भी उससे हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि वो एक मंत्री है तमिलनाडु का, और एक सीधा साधा मंत्री नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर स्टालिन का स्वयं पुत्र है। ओके, इसलिए उसके वक्तव्य को इतनी प्रसिद्धि मिली। अगर ऐसा ना होता तो, अगर वो स्टालिन का पुत्र ना होता तो क्या होता? तो इस सारी झंझट को, इस सारे कॉन्फ्रेंस को कोई पॉपुलैरिटी मिलती? नहीं मिलती। और फिर भी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हो जाते, लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ इसका असर, इंपैक्ट हो जाता, और हमें पता भी नहीं चलता कि चेन्नई में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, इसीलिए मुझे लगता है कि क्या सिर्फ उदयनिधि को टारगेट करके हमें रुकना चाहिए? ये तो पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस ही डेंजरस है। इसके ऊपर कौन आंख उठा के देखने वाला है? क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ना होनी चाहिए? केवल आर्थिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उसके ऊपर कुछ मतलब इस संगठन, ये जो प्रोग्रेसिव वाला जो संगठन है, उस संगठन को पीएफआई की तरह समझ के उस संगठन को एबॉलिश करना चाहिए। बेसिकली पहली कार्रवाई तो यही होनी चाहिए। ये जो सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और उसमें जो उसका जो अध्यक्ष है सीपीआईएम का, उसको पहले उसका लोकसभा सदस्यता निकाल देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु के जो लेखक, कलाकार और इंटेलेक्चुअल्स हैं, केवल उनके लिए यह बात सीमित नहीं है। पूरे भारतवर्ष में मैक्सिमम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें आपको यही विशेषता दिखाई देगी। कौन सी विशेषता? सनातन हिंदू धर्म के प्रति एक प्रकार का द्वेष। ये बात आपको पूरे भारतवर्ष के सारे इंटेलेक्चुअल्स में आपको ये बात दिखाई देगी। और इतना ही नहीं, उनमें लेफ्टिस्ट विचारों के बारे में, वामपंथ के बारे में बहुत सा अट्रैक्शन छुपा हुआ है। ये आपको लगातार दिखेगा। और वो फिर फिल्म एक्टर, एक्ट्रेसेस हो, वो लेखक हो, कवि हो, वो टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, कोई भी हो, ये जो सारे इंटेलेक्चुअल गैंग जो है, वो सारी लेफ्टिस्ट लीनिंग है। उनको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का अट्रैक्शन है, और उनको हिंदू सनातन धर्म का एक मतलब उन्हें उसके खिलाफ है। वो 2014 से हमारे देश में, हमारे सेंटर में एक पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है मेजर, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव केवल राजकीय स्तर पर हुआ है। पॉलिटिकल टाइप का ये बदलाव है। सत्ता बदल गई है। पहले कांग्रेस और यूपीए की जो सत्ता थी, वो जाके बीजेपी एनडीए वाली सत्ता आ गई है। यह बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 9 वर्षों से। किंतु भाई बहनों, आपको यह समझ में लेना चाहिए कि यह बदलाव केवल और केवल राजकीय सत्ता में हुआ एक सत्तांतर है। इंटेलेक्चुअल्स के लेवल में अभी तक कोई मतांतर नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या करते हैं? आपको लगेगा कि यार ये इंटेलेक्चुअल्स का प्रभाव कितना होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप उनको कम मत आंकिए। ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उनके सामने आने वाले स्टूडेंट्स, उनके सामने आने वाले हम और आप जैसे जो श्रोता होते हैं, और हम और आप जैसे प्रेक्षक जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, जो सिनेमा देखते हैं, जो कई सारे नाटक देखते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो चित्र देखते हैं, और जो हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, उसके बाद उनको कॉलेजों में भेजते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। वहां जाके उनको
जो इंटेलेक्चुअल्स मिलते हैं एज अ प्रोफेसर, वो उनको क्या पढ़ाते हैं आपको पता है? हाँ, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में आप कुछ मत कहिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी क्योंकि वहां पे इतना पॉलिटिकल कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक कि वो फाइनेंस का जब विषय आता है, तब तो डेफिनेटली कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म वाला विषय आता है। और जब सोशल साइंसेस के विषय आते हैं, तब तो माय गॉड, पूरा का पूरा मतलब यह सारा विषय उनके ऊपर बम्बार्डिंग होता रहता है हर दफा। उन बच्चों के सामने उन पे लेफ्टिस्ट संस्कार लगातार होते हैं, हैमर होते हैं, ब्रेन वॉशिंग उनका होता है। और उसी वजह से 2014 से तो सत्तांतर हुआ है, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स में मतांतर नहीं हुआ है। ये इस तरह से लेफ्टिस्ट विचार रखने वाले इंटेलेक्चुअल्स पैदा करने की फैक्ट्री हमारे देश में बहुत जगहों पे है, मौजूद है। और ये फैक्ट्री केवल और केवल जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, जामिया मिलिया इस्लामिया में सिर्फ नहीं है, ये पूरे भारत में कई सारे यूनिवर्सिटीज में इसी टाइप के लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, जब तक आप इंटेलेक्चुअल्स का मुंह नहीं बंद करेंगे किसी ना किसी प्रकार से, इन इंटेलेक्चुअल्स पर किसी प्रकार की रोक आप नहीं लगाएंगे, तब तक यही चलता रहेगा। इंटेलेक्चुअल्स का मतांतर तब तक नहीं होगा। मतलब 100 बार आप सत्तांतर कीजिएगा, फिर भी आपको अगर कोई रियल बदलाव अगर आपको चाहिए, तो आपको इंटेलेक्चुअल्स का मतांतर करना होगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हम जो राइटिस्ट विचारों के जो लोग होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, धर्म भक्त होते हैं, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, हम सनातनी हैं, वो हम छोटी छोटी बातें ओवरलुक करते हैं और करते नहीं है। वो हमें करनी चाहिए, केवल नरेटिव सेटिंग करने के लिए नहीं, किंतु हमारे देश के सारे लोगों पे राष्ट्रीय संस्कार करने के लिए। मतलब अभी हमें तो ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे उन्होंने एक प्रोग्रेसिव एसोसिएशन बनाया है आर्टिस्ट और लेखकों के लिए, हमें किसने रोका है भाई? तो मित्रों, भारतीय राष्ट्रभक्त लेखक और कलाकार की संगठना, ऐसा संगठन हम बना सकते हैं, एक ऐसा एसोसिएशन बना सकते हैं हम। तो दोस्तों, ऐसा संगठन स्थापित किया जाना चाहिए पूरे भारत राष्ट्र के लिए, और हर एक राज्य में उसकी एक ब्रांच बना देनी चाहिए, एक शाखा। और इस संगठन में केवल और केवल मतलब सारे के सारे लेखक और जो कलाकार है उनको आओ जाओ घर तुम्हारा नहीं रहेगा। केवल और केवल जो राष्ट्रभक्त विचारों के जो लेखक और कलाकार हैं, उन्हीं को इस संगठन में एंट्री मिलनी चाहिए। और ये संगठन बना के फिर चुप नहीं होना है, फिर तो लगातार एक्टिविटीज होनी चाहिए। और कैसी एक्टिविटीज हो सकती हैं? अगर वो सनातन एबॉलिशन कॉन्क्लेव, सनातन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस जैसे सभाएं वो रखते हैं चेन्नई में, तो आप एक काम कर सकते हो, भारत में जहां जहां हिंदुत्ववादी सरकारें जिस जिस राज्य में हैं, वहां पे आप उस संगठन के माध्यम से कुछ सभाएं रख सकते हैं। उसके आइडियाज मैं आपको बताता हूं। टेररिज्म एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस आप रख सकते हो, और उसके अंदर कई सारे आप टॉपिक्स निकाल सकते हो, सब टॉपिक्स। और एक कर सकते हो एंटी नेशनल सेपरेटिज्म एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस, एंटी नेशनल एंड सेपरेटिज्म एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस। और एक माओइज्म, मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस, माओइज्म, मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस। और एक फोर्सफुल कन्वर्जन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस, फोर्सफुल कन्वर्जन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस। और फॉरेन डोमिनेशन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस।
लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डोमिनेशन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस। ऐसे कई सारे आप और भी कई सारे टॉपिक्स आप निकाल सकते हो जिसके ऊपर कॉन्फ्रेंस रख सकते हो। पूरा देश झकझोर देना चाहिए ऐसे सारे कॉन्फ्रेंस करके, इंटेलेक्चुअल्स को हिलाना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रभक्त जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको जगाना चाहिए और उनके माध्यम से हमारे देश के युवाओं के ऊपर राष्ट्रीय संस्कार करने चाहिए और क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या एबॉलिश करना चाहिए, ऐसी बातें इन सभाओं से हम देश के युवाओं के सामने रख सकते हैं। आखिरकार दोस्तों, आज का जो जमाना है ये केवल नरेटिव सेट करने वाला जमाना नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि यार आज का जमाना है वो नरेटिव सेटिंग का जमाना है। दोस्तों सॉरी, ये आज का जमाना सिर्फ और सिर्फ नरेटिव सेटिंग का नहीं है। आज का जमाना संस्कार, लगातार संस्कार करने का जमाना है। और ये संस्कार कैसे चाहिए? हमारे जो ट्रेडिशनल संस्कार है केवल वही नहीं, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल संस्कार है ना मित्रों, वो अपने पर्सनल लाइफ में करने वाले संस्कार हैं। वो संस्कार तो आपको करने ही है, लेकिन आपको संस्कार करने हैं सामाजिक लेवल के संस्कार। एक हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता और उसका रक्षण करने के लिए और हमारे राष्ट्र का रक्षण करने के लिए जो कुछ वैल्यूज चाहिए, जो कुछ संस्कार करने चाहिए हमारे देश के युवाओं के ऊपर। इसलिए अब ये विचारों की लड़ाई बन गई है, ये संस्कारों की लड़ाई बन गई है। और ये संस्कार किसी एक दो व्यक्तियों के बारे में नहीं होने चाहिए, ये संस्कार अपने निजी लाइफ के बारे में नहीं होने चाहिए। पूरे समाज को उस संस्कारों का हैमरिंग करना होगा। अगर वो ब्रेन वॉशिंग लेफ्टिज्म का करते हैं तो हमें नेशनल विचारों का, राष्ट्र भक्ति का, धर्म भक्ति का ब्रेन वॉशिंग करने के लिए किसने रोका है? दोस्तों, आज के इस दौर में इतनी बड़ी चुनौतियां, क्योंकि ये लोग हमारा एबॉलिशन करने के ऊपर तुले हैं, हमारा सर्वनाश करने के लिए वो उठ खड़े हुए हैं, देश के शत्रु, धर्म के शत्रु। तो दोस्तों हमारा फर्ज है कि ये जो, अगर ये विचारों की लड़ाई है तो विचारों के शस्त्र हमें उठाने चाहिए। अगर ये सचमुच वाले शस्त्र उठाते हैं तो हमें सचमुच वाले शस्त्र उठाने चाहिए। हम पे अगर लड़ाई थोपी जाती है तो हमें खुद का डिफेंस करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। हम बकरे नहीं बन सकते। दोस्तों, एक बात ऐसी है कि जो विदेशी ताकतें हैं, विदेश वाला जो गटर है, उस पे जो कीड़े मकोड़े फैले हुए हैं, उदयनिधि वाले, ये जो कीड़े हैं ना, वो गंदगी को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, फैलाते हैं ये गंदगी। उदयनिधि वाले जो कीड़े होते हैं ना, विदेशी गटर पे पलने वाले जो कीड़े होते हैं उदयनिधि जैसे, वो नॉर्मल गंदगी को बहुत ज्यादा फैलाते हैं। तो इन कीड़ों का बंदोबस्त करना अगर है आपको, तो आपको राष्ट्रीय विचारों का, राष्ट्रभक्ति वाले विचारों का ही शस्त्र उठाना चाहिए। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि यार उस उदयनिधि को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, वो तो एक चिरकुट है, अभी अभी पॉलिटिक्स में आया हुआ है, वो तो एक डीएमके के स्टालिन का बच्चा है, चीफ मिनिस्टर का बच्चा है, नेपोटिज्म करता है, ओवरलुक कर दो, छोड़ दो। आप जितना उसको प्रायोरिटी दोगे, आप अगर उसको इतना महत्व दोगे, तो नेचुरली स्टालिन के बाद इस पॉपुलैरिटी, उसको नेचुरल पॉपुलैरिटी मिलेगी और स्टालिन के बाद उसको गद्दी मिल जाएगी सीएम सीट की। मित्रों, इस बात में तथ्य है, मैं नकार नहीं रहा कि ये सब कुछ पॉपुलैरिटी के लिए वो कर रहा है, पॉलिटिक्स में अपना कुंटा मजबूत करने के लिए वो ये सब कर रहा है, ये सारी नौटंकी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको याद है कुछ महीनों पहले नुपुर शर्मा के बारे में एक बात हुई थी? नुपुर शर्मा ने एक वक्तव्य किया था और उसके बाद उसको खामियां भुगतना पड़ा। इतना देश भर में
एक समाज विशेष ने इकट्ठा होकर सर तन से जुदा वाले नारे लगा दिए। एक लफ्ज में, एक भाषा में सारे लोग इकट्ठा हुए, देश के कोने कोने में उन्होंने मार्च निकाले, आंदोलन चले, एफिगीज जलाई, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। भारत सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा और बीजेपी को, नुपुर शर्मा को बीजेपी से निष्कासित करना पड़ा। इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा। दोस्तों आप विचार कीजिए, ये तो जो उदयनिधि जो है वो कितना भयंकर वक्तव्य कर रहा है। अब इस पे सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेने का सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता इंपॉर्टेंस। इसके ऊपर कोई भी अभी टिप्पणी नहीं कर रहा। दोस्तों मुझे हैरानी इस बात की है कि और कोई इसके ऊपर चिल्लाए या ना चिल्लाए, हिंदू लोगों को किसने रोका है आंदोलन करने से? क्यों हिंदू लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे? मेरा सवाल है हम सभी से, हमारे सारे हिंदू भाई बहन, हिंदुत्ववादी भाई बहन, भारत के कोने कोने में बैठे हुए हिंदू भाई बहन, रास्तों पे उतरना चाहिए। इस उदयनिधि जैसे कीड़ों का निषेध करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, नारे लगाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें, ना, बिल्कुल नहीं। कायदे का पालन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हुए, लेकिन हमारी हिंदुओं की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी अस्मिता का रक्षण करने के लिए यह करना आवश्यक है। अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए यह आवश्यक है। मित्रों, कहीं चेन्नई में, भारत के कोने में एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हुई, वहां उदयनिधि नाम का एक बंदा तमिल में कुछ बड़बड़ा के गया, तो उसको ध्यान में मत लो, बस छोड़ दो। ना 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 ना, ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। कितने दिन आप यही काम करोगे यार? कोई भी आता है आपको टपली मार के निकल जाता है? नो, नथिंग डूइंग। कभी तो सीरियस बन जाओ यार हिंदुओं, कभी तो आपका माथा गर्म हो। और सारे समाज विशेष को जरा देखो, उनसे थोड़ी सी तो प्रेरणा लो मित्रों। आप दिखा दो कि आप मृतप्राय नहीं हो, आप अजगर की तरह लेटे नहीं रहे हो। दिखा दो कि आप एक जिंदा कौम हो। मित्रों, एक बात है कि आप में जो ताकत है, वो ताकत भारत भर में दिखा दो। हाँ, वो जो G20 वाला जो कोई मसला है वो तो दिल्ली में है ना, और हम तो हिंदू है, हम तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट करने वाले। तो मित्रों, भारत भर में अपनी ताकत दिखा दो, अपना जलवा दिखा दो। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जो अस्तित्व है और हमारी जो अस्मिता है, उसको ललकारा है किसी ने। और ये बंदा कौन है? ये खुद को एथीस्ट कहता है। अगर ये हिंदू होता तो ठीक है, उसको हम पूछते, भाई क्या है तेरी प्रॉब्लम? ठीक है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, हम सुलझाएंगे, मिल बैठ के बात करेंगे। ये तो एथीस्ट है, मतलब खुद को तो ये हिंदू कहता ही नहीं है, और ये कहता है कि हिंदुओं का विनाश करना है, हिंदू सनातन सभ्यता का विनाश करना है, हिंदू सनातन विचार का विनाश करना है, हिंदू सनातन धर्म का विनाश करना है। उसने तो ये प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है, पब्लिक में ली है, आपको चुनौती दे दी है, आपको ललकारा है हिंदुओं। तो मित्रों, ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है? ऐसे ही हाथ पे हाथ थामे बैठना है? उत्तिष्ठत जागृत कहा है स्वामी विवेकानंद ने, 100 साल पहले कहा है, और आज भी हम सोए पड़े हैं। ये नहीं हो सकता। अगर एक बूंद भी हम में सेल्फ रिस्पेक्ट की है, तो लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हुए उदयनिधि को राजकीय कीमत चुकानी पड़ेगी।
ऐसा कुछ ना कुछ हम हिंदू करेंगे, इसकी मुझे पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, अगर हमने हिंदुओं ने, हिंदू भाई बहनों ने, हिंदू सनातन हिंदुत्ववादी विचारों के संगठनों ने कुछ भी नहीं किया इस उदयनिधि के विरुद्ध, इस प्रोग्रेसिव संगठन जो भी है वो, उसके खिलाफ अगर कुछ नहीं किया, कोई एक्शन इस डीएम के सरकार के खिलाफ नहीं ली, देश भर में अगर हमने आवाज नहीं उठाई, प्रदर्शन नारेबाजी नहीं की, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और ये खामियाजा छोटा नहीं होगा दोस्तों। उन्होंने तो अपना एजेंडा बता दिया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो जैसा उदयनिधि कह रहा है उस प्रकार से इस देश से सनातन हिंदुओं का समूल वंश विच्छेद, समूल सर्वनाश होगा अगर हमने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आप खुद ही तय कीजिए, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो में दिया हुआ मैसेज ठीक लग रहा है तो कृपा करके अपने जो समविचारी लोग हैं, सारे भाई बहनों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। वंदे मातरम।